नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम सभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड मिनी मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस शामिल हैं। इस पूरे मॉक टेस्ट में आपको इकोनॉमी, सेंसस, यूपी पुलिस हेल्पलाइंस एंड यूपी स्टैटिक डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आर्थिक समृद्धि के एलपीजी मॉडल के प्रवर्तन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर अमर्त्य सेन या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी मॉडल ये आपका भारत का जो आर्थिक विकास है उससे रिलेटेड है। एंड एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। 1991 से 1996 तक ये इंडिया के वित्त मंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने आर्थिक सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 101 की कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं आपके जीपीएस ट्रैकिंग, भाषा का अनुवाद, सेल्फी सत्यापन या फिर सोशल मीडिया अलर्ट। कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीपीएस ट्रैकिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ अन्य सेवाएं जिनकी हेल्पलाइन नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सो सबसे पहला आता है पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। यूपी में हेल्पलाइन नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में हेल्पलाइन नंबर पुलिस का है 112। पुलिस की सेवाएं आपको इस हेल्पलाइन नंबर से उपलब्ध हो जाएंगी। फायर का है आपका 101, ठीक है। नेक्स्ट आपका एम्बुलेंस का आता है, तो वहाँ आपका हो जाएगा 108 और 102, राइट, 102। सो वुमेन हेल्पलाइन नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो वो आपका हो जाएगा 1090, राइट। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपका है 1098। नेक्स्ट है आपका वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर, तो वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1926। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन है आपका 1076। सो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं और उनके हेल्पलाइन नंबर। एंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुराहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में ये स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके गोंडा, बलिया, आगरा और एटा। सो कहाँ है आपका ये करेक्ट आंसर, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया, ऑप्शन नंबर 2। बलिया जिले के राजपुर गांव के पास ये स्थित है, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चैनल पर अवेलेबल यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और उसमें यूपी स्टैटिक डेटा भी आपके साथ शेयर किया गया है, क्वेश्चन फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, तो उन्हें भी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या फिर स्नैपचैट। बात करें अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट की, तो ये हमारे सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा उपयुक्त प्लेटफॉर्म मिलता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बॉल, चरकुला, कजरी या फिर रसिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हुड़का बॉल, ओके। हुड़का बॉल आपका एक नृत्य है जो मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है, ओके। अभी ये उत्तराखंड में होता है। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में ही थे, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता था, ठीक है। नृत्य का जो नाम है ये हुड़का बॉल, हुड़का आपका ड्रम से लिया गया है और बॉल गीत से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम हुड़का बॉल पड़ा, ओके। उत्तर प्रदेश के आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट नृत्य आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रासलीला, मयूर नृत्य, ब्रिज होली, चरकुला, ओके। ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उन्नाव, सिकंदरा, एटा या फिर रामपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। जो आपका सिकंदरा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके नकदी, नई मुद्रा, नोटबंदी या फिर कोई मुद्रा नहीं, ओके। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नोटबंदी, ओके। नोटबंदी यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आपका विमुद्रीकरण कहलाता है, जिसमें आपका जो मौजूदा बैंक नोटों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है, राइट। बात करते हैं अगर सबसे पहले काले धन और जाली नोटों पर नोटबंदी की गई थी कब, तो वहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1946 में, राइट। नेक्स्ट आपका जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1978 में हुआ था, जिसे हम मोरारजी देसाई नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट 2016 में हुआ था, जिसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जो बड़े पैमाने पर 500 हज़ार के नोटों को बंद किया गया था, ओके। वो हमारी 2016 की थर्ड इम्पॉर्टेंट डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नोटबंदी, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, UPSSF का पूरा नाम बताएं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPSSF? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ओके। ये एक राज्य स्तर पर जो सशस्त्र पुलिस बल है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, राइट। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, सो चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके लूजिंग, फिशिंग, सोर्सिंग या फिर चीटिंग। क्या कहलाता है आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिशिंग। ओके, ये आपका एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, राइट। सो फिशिंग आपका बेसिकली एक साइबर अटैक होता है जिसका लक्ष्य क्रेडिट कार्ड और लॉगिन जानकारी जैसे जो संवेदनशील डेटा होते हैं पर्सन के, उनको चुराना और उनका गलत इस्तेमाल करना, इसका एम होता है। ओके, सो पहला जो केस था फिशिंग का वो आपका 2004 में देखने को मिला था, 2004 में कैलिफोर्निया में। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। बाकी के फर्स्ट, सेकंड एंड ये फोर्थ ऑप्शन हमारे गेम से रिलेटेड हैं, गेमिंग अवार्ड्स हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ़ार खान या फिर मौलाना आज़ाद। कौन था खुदाई खिदमतगार का संस्थापक? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी वन लाइनर के फॉर्म में पूछा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, खान अब्दुल गफ़ार खान। ओके, इनका एक और, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 17 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून, 25 जून या फिर 5 जून। विश्व पुस्तक दिवस आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है ये होता है 23 अप्रैल को। 5 जून को क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लिखकर। ओके, 5 जून को क्या होता है, कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शन हैं आपके पंजाब, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। सो बात करें अगर पंजाब की तो यहाँ आपके इम्पॉर्टेंट है बसंत मेला, बैसाखी और छापर मेला। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है राजस्थान, तो यहाँ आपका बनेश्वर मेला, गोगा जी का मेला और रामदेवरा मेला, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गुजरात, तो गुजरात में आपका रण उत्सव और भवनाथ महादेव का मेला, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में सोनेपुर मवेशी मेला आपका आयोजित होता है। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पिसीकल्चर? ओके, सो अंगूर की खेती को बेसिकली आपका विटीकल्चर कहा जाता है। ओके, शराब के उत्पादन के लिए जो है इसका उपयोग होता है, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर 1। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर आपका रेशम से रिलेटेड है, जो सिल्क वर्म होता है उसके पालन पोषण और रेशम के उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, इसमें आपका फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, ये एक प्रकार का कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पिसीकल्चर देखें तो ये आपका मछली के पालन पोषण और इसे मत्स्य पालन के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। सो ये थी इंफॉर्मेशन ऑप्शन से रिलेटेड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये जो तीनों आपको दिए गए हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मकासर जल डमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मैसीना जल डमरू मध्य या फिर पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ओके, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में एक मन्नार द्वीप के समीप स्थित है और पाक जल डमरू मध्य हमारा तमिलनाडु में है, भारत के तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है, राइट। एडम्स ब्रिज, जिसका नाम हम लोगों ने सुना ही होगा, राम सेतु के नाम से जिसे जानते हैं, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पाक जल डमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है एक साथ। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7, 5, 8, 6। वाइट कलर कितने रंगों से मिलकर बना होता है? बताना है आप सभी को। सो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 7। ओके, 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 प्रकाशीय रंगों का इसमें समायोजन होता है, जिनके नाम हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में वेबगोयर के नाम से जानते हैं। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील या फिर पंचभद्रा सॉल्ट लेक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। ओके, चिल्का लेक या चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। ओके, ये आपकी दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। बंगाल की खाड़ी में दया नदी आपकी बहती है, ये उसके मुहाने पर स्थित है, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके आर्यभट्ट, हरिसेन, चाणक्य या फिर बाणभट्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस या फिर आपका इंडोनेशिया? सो ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों का यहाँ पर संग्रह मिलता है। इसमें 400 प्रकार के अलग अलग प्रवाल आपको देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ओके, क्वींसलैंड में इसके तट पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं आपके काशी, वैशाली, सारनाथ या फिर मगध। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। ओके, सो गौतम बुद्ध के कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जिनसे प्रश्न आपके बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका असली नाम था सिद्धार्थ। ओके, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था। ओके, एंड इस घटना को आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, एक प्रश्न आपसे बनता है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। नेक्स्ट है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 जो है काशी, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। वैशाली, वज्जी महाजनपद जो था उसकी राजधानी वैशाली थी। ओके, नेक्स्ट आपका है मगध, तो मौर्य राजवंश की राजधानी मगध थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ इसकी जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यहाँ पर जो तापमान है वो हमेशा आवश्यक जो स्तर है उस तक नहीं गिरता है। सो यहाँ पे गेहूं की खेती करना संभव नहीं है। ओके, प्रमुख गेहूं के उत्पादक राज्य जो हैं आपके तो वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? ऑप्शंस हैं आपके फिशिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। सो ऑप्शंस हैं आपके फिशिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, डॉस अटैक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग अटैक, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गिरीद, काली मिर्च, चटकारी या फिर चाईबासा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाईबासा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ओके,
ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर यमुना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ठंडा रेगिस्तान का अर्थ। तो रेगिस्तान आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड एंड वार्म। ओके, एक तो हमारा राजस्थान जिसमें जो सैंड होती है बहुत गर्म होती है, और एक हमारा माउंटेन यानी हिली रीजन जो होता है वहाँ आपका कोल्ड डेजर्ट उसको कहते हैं। यहाँ आपकी जो नदी बहती है वो आपको आंसर करनी है कौन सी है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, यमुना, तो हमारे धर्म में इसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। ओके, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट, एंड ये भारत के उत्तरी भाग से होकर बहती है, विशेष रूप से जो उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर ये बहती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की एक प्रमुख नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ओके, नेक्स्ट है आपका गंगा। तो गंगा तो हम सभी जानते होंगे गंगा के बारे में। हमारे धर्म में इसे सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु। तो सिंधु नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो इकलौती भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर बहती है। ओके, तिब्बती पठार से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले ये भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सिंधु। रिवर्स के ऊपर जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व दिए गए राज्यों में सबसे कम है? बताना है आपको, घनत्व दिए गए राज्यों में सबसे कम है। उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम या फिर हिमाचल प्रदेश। जनगणना से रिलेटेड आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक तो ये कि पहली कब हुई, तो वो ही थी आपकी 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि 2011, क्योंकि 2011 सेंसस से ही प्रश्न आपके ज़्यादातर बनते हैं, तो इसका स्लोगन क्या था? तो इसका स्लोगन था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात करते हैं प्रश्न की जनसंख्या घनत्व दिए गए राज्यों में सबसे कम है, तो वह आपका आंसर है मिज़ोरम। ओके, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मिज़ोरम का जनसंख्या घनत्व 52 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 52 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था? ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, ह्यू रॉस। 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसे देख लीजिएगा। उसमें आपके सभी प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड, उन्हें सभी को शामिल किया गया है। ओके, यहाँ आपसे पूछा है झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया। वैसे ही आपसे प्रश्न पूछते हैं कि दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली, बिहार आदि में किसने किसने किया, तो वो सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यू रॉस। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? आपसे 2024 बाल श्रम निषेध दिवस की थीम पूछी गई है। बात करें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो वो आपका सेलिब्रेट होता है 12 जून को। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये निकलती है? ओके,
सो ये आपकी नदी जो है एक महत्वपूर्ण नदी है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। ओके, जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। लखनऊ, सुल्तानपुर आदि शहरों से होकर ये गुजरती है। राइट। बात करें विंध्याचल की, पहाड़ी श्रृंखला है विंध्यन रेंज, ये उसके लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी गन्ना उद्योग के लिए जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीलीभीत। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए हैं। 21वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 44वें में या फिर 25वें संविधान संशोधन में कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके द्वारा प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं और इसे आपका मिनी संविधान के भी रूप में जाना जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना जो है अपनी प्रियम्बल, उसमें आज तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वो भी हुआ है 1976 में। सो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर मक्का। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसल है वो है आपकी चावल। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिनिश होता है हमारा ये जीके का इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। यूपी पुलिस की जो प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।